So we are just calculate another two sums of income from house property chapter of taxation subject. Both sums are from Gujarat University examination. Let me share the screen with you. So you can see, one second. So you can see the sum I had taken is from year 2018. You can already see the sum on your screen. The sum has been asked for 14 marks. यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं बिकॉज यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर दिया है 2018 एंड 19, जबकि आपका असेसमेंट ईयर है 2019 एंड 20। ठीक है, तो एक साल सबके मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर चेंज कर दिए है उस हिसाब से। तो बुक में अगर देखेंगे तो उन लोगों ने भी कुछ मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, बाकी की एज इट इज रही है, सिर्फ ये जो ईयर्स है उसकी वजह से आपको कुछ आंसर में डिफरेंस आएगा, बाकी का मेथड एज इट इज रहेगा। तो मिस्टर वी इज ऑनर ऑफ 3 हाउसेस, फाइंड आउट his taxable income from house property for the assessment year 2018 and 19, but हमारा assessment year होगा 2021। ठीक है, 2 साल आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया है। तो सी, ए और बी ये पहला स्टेप। फिर दिया है रेंट रिसीवेबल, ये आ गया स्टेप नंबर 2। हाउस ए का दिया है, बी का और सी का नहीं दिया है, क्योंकि ए हाउस यहाँ पे देखो रो नंबर 10 में ये लेट आउट है और बी और सी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स दिए हैं, सबके पेड दिए हैं, बोला नहीं है ओनर ने पे किया है या फिर टेनेंट ने पे किया है। अगर नहीं बोला है तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर टेनेंट ने पे किया होता तो क्लियरली मेंशन किया होता, अगर नहीं मेंशन किया है सो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट टैक्स मस्ट हैव बीन पेड बाय द ओनर। रिपेयर्स दिए हैं जो हमको कंसिडर नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन लोन दिया है। अब ये तीनों मकान कंस्ट्रक्ट हुए, एक तो करंट ईयर का, तो वो तो एज इट इज सब में डिडक्ट मिल जाएगा। फिर कैपिटलाइज टोटल दिया है, टोटल यानी कि आपको टोटल इंटरेस्ट नहीं लेना है, इसका 1/5 लेना है। तो तीनों में 50-50, 1/5 अगर करेंगे तो 10,000। लेकिन उसके लिए आपको रो नंबर 9 देखनी होगी, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओरिजिनल सम देखेंगे जो पेपर में, यहाँ ये पेपर है तो उसमें 2011-12 दिया है, 10-11 दिया है और 10-11 दिया है। लेकिन ये असेसमेंट ईयर 18-19 का है, हमारा असेसमेंट ईयर है 2021। तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द हाउस रो नंबर 9 में ये कंसिडर मत करना, ये कंसिडर करो 16-17, 11-12 और 15-16। ठीक है, फिर वैकेंसी पीरियड दिया है। वैकेंसी पीरियड यानी कि मकान कितने दिन खाली रहा, तो 1 महीना। ठीक है, यूज ऑफ द हाउस दिया है, लेट आउट। तो हम सम कैलकुलेट करते हैं। पहले हाउस नंबर ए जो एक्चुअली लेट आउट है, बी और सी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। याद रखो कोई भी 2 हाउस आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड मिल सकते हैं। अगर आपको कोई भी 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका मीनिंग ये है उसको आपकी NAV 0 लेनी है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और फिर भी इंटरेस्ट आपको लेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाउस नंबर ए लेट आउट। तो म्युनिसिपल वैल्यू पहले हम लोग ले लेते हैं। ये मैं लिखने के लिए, ठीक है। तो सम में देखो स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया है 40,000 ए का, तो पहले जो जहां पे है वो लिख लूं। यहाँ पे दिया है 40,000। ठीक है, उसके बाद आपको म्युनिसिपल दिया है 48,000 एंड 45,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000, 1 second, is equal to 45,000 एंड इज इक्वल टू 48,000। ठीक है, जो जैसे दिया है वैसे हमने ले लिया है। सॉरी, यहाँ पे 48 है और ये है 45। ठीक है, एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू 48 है
48,000, फेयर रेंट 45 एंड स्टैंडर्ड रेंट 40,000 हाउस ए का जो लेट आउट है। तो इन दोनों में से बड़ी अमाउंट 48,000 है, तो पहले ये कंसीडर करो बोल्ड। इसको हम कंपेयर करेंगे सी के साथ, 40,000 एंड 48,000, इसमें छोटा कौन सा है? पहले हायर देखना है 48 एंड 45 में ये, फिर लोअर देखना है। तो 48 को कंपेयर करो सी के साथ, ठीक है ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,000। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे गलत वो दे दिया है नंबरिंग, ए और बी में बड़ा है 48, 48 को कंपेयर करो सी के साथ और उसमें जो छोटा है वो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। फिर है एनुअल रिसीवेबल और रिसीवेबल रेंट। तो एनुअल रिसीवेबल रेंट आपको दिया है 54,000 ये, ठीक है, सॉरी 54,000। तो यहाँ पे लिखो 54,000। अभी कुछ भी कहीं पे भी अनरियलाइज्ड रेंट दिया है तो रेंट रिसीवेबल दिया है, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर्स नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं दिया है, तो वहां पे आ जाएगा नील यानी कि जीरो, जो भी लिखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 54,000। अब ए और बी में स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप 1 और 2 में 1 और 2, इसमें से दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 54, तो वो आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 3। ए एंड 2 में से बड़ी वैल्यू 54। अब स्टेप नंबर 4 आ जाएगा जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये 54,000 माइनस वैकेंसी पीरियड रेंट, यहाँ पे आपको वैकेंसी पीरियड रेंट दिया है, ठीक है। देखो वैकेंसी पीरियड रेंट कितना दिया है? 1 महीने का। अब ये कंसीडर कैसे करेंगे? तो आपका जो एक्चुअल रेंट है 54,000 है, यानी कि 12 मंथ्स का 54,000, तो एक महीने का कितना? तो 4,500। समझ में आया? तो ये जो एक्चुअल आपने पूरे 12 महीने के लिए 54 में दिया था, लेकिन एक महीना मकान खाली रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,500, ठीक है। अभी ये 4,500 आए कैसे वो भी हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं। 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, ठीक है। तो 54,000 में से एक महीने का भाड़ा नहीं मिला 4,500, तो 49,500 ये आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी 49,500 NAV फाइंड आउट करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, वैल्यू एज पर GAV स्टेप नंबर 4, 49,500 माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स इसने कुछ पे किए हैं, हाँ किए हैं 2,500, तो डिडक्शन में जाएगा 2,500, ठीक है। तो माइनस 2,500, तो आपका NAV आ गया 47,000। अब ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी, ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ डिडक्शन मिलेंगे। तो वैल्यू एज पर NAV स्पेसिफाइड डिडक्शन स्टेप नंबर 6, 47,000 माइनस 30% डिडक्शंस, ठीक है। 1 सेकेंड, इंटरेस्ट, ठीक है। $47,000 NAV पे, पहले तो इसका 30%, 47,000 का 30%, तो आ जाएगा 14,100। $14,100, ठीक है। फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट प्रीवियस ईयर।
यानी करंट प्रीवियस ईयर, यहाँ पे दिया है करंट प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर है यानी कि करंट प्रीवियस ईयर का कितना आएगा 6000, ठीक है। तो यहाँ पे 6000 और 1/5 ऑफ टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 ही लेना है, ठीक है। ये 1/5 आप कब लोगे, जब आपके पास अगर आपका ईयर, आपका प्रीवियस ईयर 5 ईयर के मतलब कंस्ट्रक्शन के 5 ईयर में आता है। अभी आप लोग कर रहे हो हाउस नंबर 1, ठीक है। तो कंप्लीट कब हुआ था 2016-17 में, तो यहाँ से 5 ईयर स्टार्ट करो तो 17-18, ठीक है, 18, 19, 19-20, तो आपका प्रीवियस ईयर आ गया। आपका प्रीवियस ईयर 1920 है, यानी कि ये नंबर 4 चल रहा है, ईयर नंबर 4 चल रहा है। अभी और एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा 1920, यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये अगर यहाँ से अगर कंप्लीशन ऑफ द हाउस से गिने तो 16-1, 16-71, 17-18 2, 18-19 3 एंड 19-20, 5 साल के बाद नहीं मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा, यानी कि हमको ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कितना है 50,000, अगर इसका 1/5 करें तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेंगे 50,000 डिवाइड 1 सेकेंड 50,000 डिवाइड बाय 5 ईयर, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो 47,000 ये पूरा अमाउंट था NAV जो आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है। उसमें से ये 3 अमाउंट डिडक्ट होंगी, 47,000 माइनस 14,100 माइनस 6,000 करंट ईयर का इंटरेस्ट एंड माइनस 10,000 कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, तो 16,900 ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, फ्रॉम हाउस नंबर ए से। फिर आ जाएगा हाउस नंबर बी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वहां तो हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 5 से ही चालू करेंगे, वहां 0 आ जाएगा। फिर डिडक्शंस आ जाएगा, तो डिडक्शंस में पहले देखो वैल्यू एज पर NAV, दैट इज स्टेप नंबर 5, 9 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 0, ठीक है, 0 स्टैंडर्ड डिडक्शंस। 1 सेकेंड, ये 9 और 10 ऐसे ही मैंने अमाउंट दिया है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब 0 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 0 का 30% यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ठीक है। फिर करंट ईयर का इंटरेस्ट और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट है वो 2 लाख तक मिलेगा, तो 8,000 है तो 8,000 पूरा का पूरा मिलेगा। याद रखो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8,000 दिया है। फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में देखना है कि हमारा प्रीवियस ईयर सेल्फ कंस्ट्रक्शन ईयर से कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ईयर से 5 साल के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन साल हमको देखना है, ईयर हमको देखनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन पीरियड है हाउस नंबर 2 2011 एंड 12, तो यहाँ से लेके 5 साल गिनो, 11-12 फर्स्ट ईयर, 12-13 सेकेंड ईयर, 13-14 फोर्थ ईयर, सॉरी थर्ड ईयर, 14-15 फोर्थ ईयर एंड 15-16 5 ईयर, यानी कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था ये पूरा 50,000 हाउस नंबर 2 का, कर्सर देखो, ये इस 5 साल में क्लेम करना है, उसके बाद मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 2019-20, यानी कि हमको मिलेगा नहीं,
ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन ईयर है, कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ईयर, वहां से लेके 5 साल गिनो। अगर उस 5 साल में हमारा प्रीवियस ईयर, जो भी हमारा रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर आ जाता है, तो ही हमको 1/5 ऑफ द टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। तो हाउस नंबर 2 में हमारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ लिखो 0। ठीक है, तो 0 माइनस 8,000, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आउटर कॉलम में -8,000। ठीक है, तो हाउस नंबर 1 का जो आपने एक्चुअल भाड़े पे दिया था, उसकी नेट इनकम आई 16,900, और हाउस नंबर बी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उसमें सिर्फ करंट ईयर का इंटरेस्ट -8,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हाउस नंबर 3 जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो आ जाएगा 0। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक डिडक्शंस आ जाएंगे। तो वहां पे पहले स्पेसिफिक डिडक्शंस यहाँ पे आ जाएगा 0। डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 का 0 ही होता है, 30%। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन करंट ईयर, अब करंट ईयर का इंटरेस्ट है 8,000 पूरा मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट उसमें 2 लाख की है, तो यहाँ पे भी 8,000। अब वापस उसका 1/5 ऑफ द टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में उसका कंप्लीशन ईयर देखो, तो कंप्लीशन ईयर है 15-16। अब 15-16 से लेके कैलकुलेट करो 5 साल, तो 15-16 के बाद आ जाएगा 16-17, दूसरा ईयर 17-18, तीसरा ईयर, और 18-19 फोर्थ ईयर, एंड 19-20। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर आ गया, तो इसमें हम एलिजिबल है कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये रहा प्रीवियस ईयर 19-20, और ये 5 साल में भी हमारा प्रीवियस ईयर एक आ रहा है 19-20, तो ये इसमें हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये 50,000 है कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, उसका 1/5 10,000। ठीक है, यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 5 years। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, सो 8,000 5,000, 0 में से 8,000 और 5,000, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -13,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए कोई इनकम नहीं होगी, बट इंटरेस्ट आप लोग क्लेम करोगे, एक तरह का लॉस ही हुआ, या एडजस्ट कर रहे हो अपने लॉस को। ठीक है, तो अब तीनों का टोटल मिला लो। हाउस नंबर ए का जो आंसर आया था वो था 16,900। ठीक है, बी में -8,000, और सी में आया था -13,000। ठीक है, तो 1 सेकेंड, 16,900 बी -C इज इक्वल टू 16,900 -8,000 -13,000। तो आपको कुछ इनकम नहीं हो रही है, लेकिन लॉस हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 16,900। इसमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है कि भाई इस हेड में मुझे लॉस हो रहा है। आंसर आ जाएगा -4,100। ठीक है, तो ये आपका सम नंबर सेकेंड जो लिया था गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर 2018। ठीक है, नाउ
सम नंबर 3, ये लिया है गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 के पेपर में से, ठीक है। तो ये सम आपको पूछा था 14 मार्क में। आई होप यू कैन एबल टू सी द सम। Shri Patel is owner of 3 house properties from the following particulars relating to previous year 2013-14। तो हमने अपने सम में मॉडिफाई किया है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर हम लोग लेंगे 1920। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हाउस नंबर 1, हाउस 2 एंड हाउस 3, तीनों हाउस दे दिए। यूज ऑफ द हाउस लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे 2 हाउस एक्चुअली लेट आउट है, तो यहाँ पे हमको कंसिडर नहीं करना है कि अभी चलो 2 दिया है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम 2 NAV 0 लेंगे, नहीं। अगर लेट आउट किया ही है तो उसको लेट आउट ही कंसिडर करेंगे। फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, रेंट दिया है पर मंथ, तो इसको आपको ये क्या है, रेंट, ये एक्चुअल रेंट आपने लिया होगा, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके लेना होगा। 4500 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड 9000 मल्टीप्लाइड बाई 12। फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, म्युनिसिपल टैक्सेस एनुअल दिया है। तो पहले 2 हाउस में पे है, तीसरे में पे नहीं किए हैं। लैंड रेवेन्यू कंसिडर नहीं करना है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कोई बात कंसिडर नहीं करनी है। अनरियलाइज्ड रेंट 1 महीना, वैकेंसी पीरियड 1 मंथ, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन 15,000, ये करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है और ये प्री कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। और किस ईयर में कंप्लीट हुआ वो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं कर रही हूँ, एज इट इज रख रहे हैं हम लोग। सम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाएगा एक्चुअली लेट आउट, हाउस नंबर 1 एक्चुअली लेट आउट, ठीक है। पहले देखो एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, हाउस ए की, तो वो दी है 54,000। फिर आ जाएगा एनुअल फेयर रेंट, एनुअल फेयर रेंट, तो वो आपको दिया है एनुअल फेयर रेंट, ये रहा 60,000। अब इन दोनों में से जो बड़ा है उसको कंपेयर करेंगे सी के साथ, ठीक है। इसको हम बोल्ड में डाल देते हैं, यहाँ पे गलत नंबरिंग इंडेक्स दे दिया है। ठीक है। अब सी स्टैंडर्ड रेंट, तो सी स्टैंडर्ड रेंट ये रहा, एनुअल दिया है 63,000, ठीक है। तो 63,000 और 60,000, सो 54,000 और 60,000, इनमें से बड़ा देखना है हायर, ठीक है। हायर है 60,000। अब ये 60,000 यानी कि बी को कंपेयर करो सी के साथ, तो इसमें देखना है लोअर, तो लोअर वापस 60,000 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 60,000। ए और बी में बड़ा देखना है, जो आंसर आया उसको कंपेयर करो सी के साथ, उसमें छोटा वाला वैल्यू देखना है। सो ए और बी में बड़ा वैल्यू है 60,000, 60,000 को कंपेयर करो सी के साथ, स्टैंडर्ड रेट, तो वो आ गया 60,000 एज इट इज, तो यहाँ पे 60,000 आंसर। अब एनुअल रिसीव्ड और रिसीवेबल रेंट, ठीक है, तो यहाँ पे रेंट पर मंथ दिया है 4,500, तो रिसीवेबल पर मंथ, तो हमको लेना है एन्यूअल, तो यहाँ पे 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, ठीक है।
तो 4500 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54,000। ठीक है, अब आपको दिया है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट आपको दिया होगा यहाँ पे 1 महीना, ये रहा। ठीक है, तो 1 मंथ, 1 महीने का भाड़ा कितना है 4500, तो यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे ऐसे ही, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो 1 मंथ। ठीक है, ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट 1 मंथ। सो 54,000 माइनस 4,500, आंसर आ जाएगा 49,500। अब स्टेप 3 का, अब स्टेप 3 में जो है वो क्या है, 1 एंड 2, यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया है। स्टेप नंबर 1 और 2, उसमें से जो बड़ी फिगर होगी वो आंसर आ जाएगी। तो बड़ी अमाउंट है 60,000 एज इट इज, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ये आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू 60,000 वैल्यू एज पर स्टेप नंबर 3, माइनस वैकेंसी पीरियड रेंट। तो वैकेंसी पीरियड रेंट दिया है इस, नहीं, यहाँ पे वैकेंसी पीरियड में डैश दिया है, तो जो आंसर है वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नील। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में भी वही आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 5, नेट एनुअल वैल्यू, तो नेट एनुअल वैल्यू यहाँ 60,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्सेशन दिया है, ये रहा म्युनिसिपल टैक्स एनुअल दिया है। ऑनर ने ही पे किया होगा, अगर टेनेंट ने पे किया होता तो बताया, अनपेड होगा तो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे पे है तो 3,000 माइनस मिलेगा। आंसर आ जाएगा 57,000। तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब ये टैक्सेबल अमाउंट में से कुछ आपको डिडक्शन मिलेंगे। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 57,000 का 30%, 17,100, 17,100। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो करंट ईयर का तो मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन करंट ईयर का, तो करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे दिया है 15,000। इंटरेस्ट ऑन पेड ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन अलग से दिया है 12,000, तो ये 15,000। तो पहले तो 15,000 पूरा का पूरा करंट ईयर, करंट प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। अब जो देखना है वो देखना है कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, यानी कि ये ईयर कब कंप्लीट, ये कब कंप्लीट हुआ, तो 2010-11 में। तो 10-11 से 5 साल गिनो तो 15-16, जबकि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 19-20। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख देते हैं, असेसमेंट ईयर हमारा है 2020-21 एंड प्रीवियस ईयर है हमारा 2019-20, सॉरी 20। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीशन ईयर देखो 10-11, तो यहाँ से 5 साल गिनो तो 19-20 कभी भी आएगा नहीं। वैसे ही 12-13 में भी नहीं आएगा, 12-13, 13-14, 15, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। यहाँ पे 2017 में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे 2015 में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ पे 2001 और 2 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 5 साल तो 2006 में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो किसी भी मकान में, किसी भी हाउस में हमको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बाद मिलेगा नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लेम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं नील। ठीक है, तो 57,000 में से 17,100 57,000 में से 17,100 माइनस 15,000 लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24,900। तो ये हमारी नेट टैक्सेबल, ये टोटल टैक्सेबल है, ये नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस नंबर 1। अभी हाउस नंबर 2, ये वाला हाउस, ठीक है, तो उसमें एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,35,000। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू 1,35,000। फिर एनुअल फेयर रेंट यहाँ पे इज इक्वल टू एनुअल फेयर रेंट। तो हाउस नंबर 2 की एनुअल फेयर रेंट 1,26,000। इस दोनों में से जो हायर है वो कंसिडर करनी है, तो हायर को हम लोग बोल्ड कर देते हैं 1,35,000 को। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट जो आपका दिया है वो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो जो आपका फर्स्ट आंसर होगा वही आ जाएगा, यानी कि 1,35,000। ठीक है, अब एक्चुअल रिसीव और रिसीवेबल रेंट, तो एज इट इज यहाँ पे भी आपको पर मंथ दिया है। आप पर मंथ रेंट पर मंथ 9,000 दे रहे हो, सो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, आंसर जो आएगा 1,08,000। ठीक है, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब अनरियलाइज्ड रेंट, तो अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा नील। फाइनल आंसर आ जाएगा 1,08,000। अब 1,08,000 और 1,35,000 में हायर द वैल्यू बिटवीन स्टेप नंबर 1 एंड 2, तो आंसर आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, आप देख सकते हो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपकी अर्निंग कैपेसिटी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की 1,35,000 है, इसकी वजह से उसको GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का बेस बनाया। ठीक है, नाउ 1,35,000 में से अब GAV फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू एज पर स्टेप नंबर 3 नंबर 4 में यहाँ पे आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, और वैकेंसी पीरियड रेंट आपको दिया है इसमें, यानी कि मकान खाली रहा, भाड़ा भी नहीं मिला और मकान भी खाली है। ठीक है, 1 मंथ, तो यहाँ पे वैकेंसी पीरियड रेंट आपको पर मंथ रेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर मंथ 9,000 ही दिया है। तो यहाँ पे वन मंथ रेंट एज इट इज 9,000 दिया है। So 1,35,000 में से 9,000 गए, so 1,26,000 आपकी GAV 1,26,000 ये। ठीक है, यहाँ पे
पेज ब्रेक हो रहा है इसलिए आपको ऊपर दिखाई देगा 1,26,000 आई। अब NAV फाइंड आउट करेंगे 1,26,000 वैल्यू एज पर GAV यानी कि स्टेप नंबर 4 लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। तो यहाँ पे भी म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 6,000, तो यहाँ से 6,000 डिडक्ट करो तो आपकी NAV आ जाएगी 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 ये टैक्सेबल अमाउंट है, लेकिन इसमें से आपको कुछ डिडक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो पहले 1,20,000 यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे 1,20,000, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्यों दे रहे, ये जो रिपेयर है, ये जो लैंड रेवेन्यू है, ये हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसकी जगह पे 30% डिडक्शंस दे देते हैं। ये एक्चुअल एक्सपेंसेस कंसिडर किए नहीं जाते। सो 1,20,000 का 30% करोगे तो आ जाएगा 36,000 यहाँ, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का कितना है 5,000। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यानी कि जब मकान बन रहा था उस ईयर का नहीं मिलेगा, क्योंकि 12-13 से लेके 5 इयर्स गिनोगे तो 17 में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते। जबकि हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20। सो 1,20,000 माइनस 36,000 माइनस 5,000, तो नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ जाएगी 79,000, ठीक है। नाउ हाउस नंबर C, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो डायरेक्ट NAV कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, ठीक है। यहाँ पे हमको पहले 5 स्टेप गिनने ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हमको डिडक्शन ही देखने हैं। तो यहाँ पे 2001 एंड 2 है, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड का तो इंटरेस्ट ये मिलेगा ही नहीं, सिर्फ किसका मिलेगा, करंट प्रीवियस ईयर का, ठीक है, 20,000, और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शंस NAV 0 है, तो उसका कुछ आएगा, मतलब 0 का अमाउंट ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन में, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन करंट प्रीवियस ईयर आपको आ जाएगा 20,000, 30,000 आएगा नहीं, बिकॉज 30,000 ये मकान कंप्लीट हुआ 2001 एंड 2 में, तो 1 एंड 2 से लेके 5 साल करो तो 2005 में 5 साल पूरे हो जाते, उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -20,000, ठीक है। अब तीनों मकान का साथ में देखते हैं। तो मकान A का आंसर आ जाएगा 24,900 प्लस मकान हाउस B 79,000, तो यहाँ पे 24,900 प्लस 79,000 हाउस B माइनस ये जो लॉस है सेल्फ ऑक्यूपाइड का 20,000। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी आ गई 24,900 प्लस 79,000 माइनस 20,000, 83,900। तो ये जो सम्स हमने लिए हैं वो तीनों सम्स गुजरात यूनिवर्सिटी के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी थोड़े सम्स अलग मेथड्स के लेंगे, लेकिन ये आपके स्टैंडर्ड सम है। एक और बात, आपके बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 12, मैं बुक की बात कर रही हूँ सुधीर प्रकाशन, उसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है, तब करके कोई नाम उसमें दिया है विश्वा, और हाउस का नाम है तप त्याग एंड ममता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इलिस्ट्रेशन एक बार करना
और अगर इस इलिस्ट्रेशन में कुछ समझ में ना आए, जस्ट आस्क मी इन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. थैंक यू. सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 3 या 4 सम्स और देखेंगे, लेकिन ये बेसिक सम्स है जो 14 मार्क्स में आते हैं. कुछ भी अगर समझ में ना आया, जस्ट आस्क मी इन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. थैंक यू.